अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 15 में आज लेक्चर नंबर 18 को डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स एंड ह्यूमंस। मैमल्स क्योंकि ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस मैमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो हमने अब इस सवाल को समझना है बेसिकली कि थर्मो रेगुलेशन किस तरह मेंटेन किया जाए, क्योंकि जो मैमल्स हैं वो आपने पढ़ा है कि वो एंडोथर्म होते हैं। मतलब जैसे कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इनका और तमाम मैमल्स का 36 से 38 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड एक नैरो रेंज में रहता है। इससे ज़्यादा या इससे कम होगा तो फिर इन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज बनानी है, कुछ तरीक़ेकार बनाने हैं जिसके ज़रिए बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। और वो कौन सी अडॉप्टेशंस हैं, वो कौन से तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, वो बेसिकली हमारा टॉपिक है आज। तो सबसे पहले हम एक टर्म्स को पढ़ते हैं जिसका नाम है एंडोथर्मी। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट्स को बात औकात समझ ही नहीं आती ये सवाल आया कहाँ से आया। तो इसलिए एंडोथर्मी, ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी, इसके बारे में पढ़ना है। अब एंडोथर्मी क्या है, इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि एंडोथर्म से ही निकला है एंडोथर्मी। वही डेफिनेशन है एंडोथर्म्स की जो हमने पहले भी डिस्कस की है। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तमाम बच्चे देने वालों को मैमल्स कहते हैं, बाद में आपको कई बार बता चुका हूँ। Mammals including humans maintain their body temperature within a narrow range of about 36 Celsius degree centigrade to 38 Celsius degree centigrade because of their endothermic characteristics. Mammals वो जानवर होते हैं बशमूल ह्यूमंस मैमल्स के अंदर आता है जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक ख़ास रेंज तक मेंटेन रखते हैं जो 36 से 38 है। ये इनके अंदर करैक्टरिस्टिक्स है, ये इनके अंदर एक सलाहियत है, ये एंडोथर्मिक करैक्टर है। बाहर टेम्परेचर 45 हो जाए, 40 हो जाए, या इन्वायरमेंट में टेम्परेचर 20 हो जाए या माइनस में चले जाए, इन्होंने अपने बॉडी के टेम्परेचर को 36-38 पे रखना है। फिर इन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज, रेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज को अपनाना है कि किस तरह कोई अडॉप्टेशन करके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ओरिजिन ऑफ शुरुआत एंडोथर्मी इन बर्ड्स एंड मैमल्स, क्योंकि बर्ड्स भी एंडोथर्म्स हैं, हम मैमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसी को फोकस करेंगे ज़्यादा। बर्ड्स और मैमल्स हैव प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू कीप हाई मेटाबॉलिक। जब से एंडोथर्मिक यानी कि ये शुरुआत हुई है, जानवर जो एंडोथर्म हैं जिन्होंने अडॉप्टेशंस करना शुरू कर दी हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौके मुहैया हुए हैं टू कीप नंबर 1 पॉइंट कीप हाई मेटाबॉलिक रेट, कि उनके अंदर हर वक्त केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। आप याद रखिएगा, जो भी हायर एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैं, इनके अंदर हर वक्त कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एंजाइम अपना काम कर रहे हैं जिसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस हो रही है, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हीट प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी। तो एंडोथर्म्स में जो भी जानवर आते हैं उन्होंने ये पहली अपॉर्चुनिटी रखी है कि वो अपनी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट हाई रखते हैं। उनकी बॉडी में हीट बनती रहती है केमिकल रिएक्शन की वजह से, क्योंकि एंजाइम हर वक्त केमिकल रिएक्शन करते हैं। केमिकल रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद देती है। नंबर 1 पॉइंट। And availability of energy round the clock, that is the second point. और
जब केमिकल रिएक्शन होंगे, एनर्जी हासिल होगी, तो एनर्जी उन्हें हर वक्त हासिल होगी। राउंड द क्लॉक का मतलब है जब तक घड़ी की सुई घूमती रहेगी, यानी कि 24 घंटे 7 दिन। 7 दिन में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 7 दिन में 24 घंटों में इनको एनर्जी दस्तयाब होगी। इसलिए ये क्या है, ये हाईली एनर्जेटिक्स हैं। एनर्जेटिक्स याद रखिएगा, जिन जानवरों में हर वक्त एनर्जी हासिल होती है, हर वक्त एनर्जी मौजूद होती है, 24 घंटे 7 दिन उनमें एनर्जी रहती है, वो हाईली एनर्जेटिक्स होते हैं। और हाईली एनर्जेटिक्स एनिमल्स में एक सलाहियत होती है कि वो जमाने का, इन्वायरमेंट का मुकाबला कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप पढ़ लेते हैं। दस हैड एक्वायर्ड ग्रेटर एबिलिटी टू अडॉप्टेशंस। तीसरा पॉइंट, जो जानवर ज्यादा एनर्जेटिक होगा, सुस्त की निस्बत वो ज्यादा माहौल में लड़ेगा, वो ज्यादा एबिलिटी रखेगा कि माहौल को हरा सके, उसमें ज्यादा एबिलिटी होगी कि माहौल में अडॉप्टेशन कर सके, अपनी बॉडी में ऐसी अडॉप्टेशन कर सके कि वो माहौल का मुकाबला कर सके। तो ये उसी में हो सकता है जो एनर्जेटिक्स होता है। सुस्त जानवर या सुस्त बंदे में ये काम नहीं हो सकता। एंड हैज असिस्टेड इन मच ऑफ देयर वाइडर डाइवर्सिटी, और इसी चीज ने मदद की हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से, हर वक्त एनर्जी होने की वजह से, हर वक्त केमिकल रिएक्शन होने की वजह से, और जो अडॉप्टेशन इन्होंने की है, एक्वायर्ड का मतलब जो की है इन्होंने अडॉप्टेशन, उन्होंने मदद दिया, इसी चीज ने उसको मच ऑफ देयर वाइडर डाइवर्सिटी, इसी तरह इनकी हर जगह इकसाम बन गई और बड़े पैमाने पर इकसाम बन गई। हर जगह, हर माहौल में बर्ड्स भी और मैमल्स भी आपको मिल जाएंगे। जहां ज्यादा से ज्यादा गर्मी है, ज्यादा से ज्यादा सर्दी है, तो ये किन जानवरों में हो सकता है जो एनर्जेटिक्स होते हैं, जिनमें मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होता है। और लास्ट में नंबर 4 पॉइंट, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन डाइवर्सिफाइड रीजन ऑफ द अर्थ, और वो तकसीम हो गए। डाइवर्सिफाइड रीजन का मतलब मुख्तलिफ इकसाम के इलाकों में, जमीन पर, जहां पर बहुत ज्यादा वार्म इन्वायरमेंट है, जहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट है, जहां पर टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, -10, -15 वगैरह वगैरह, और जहां पर टेम्परेचर 40, 45, 50 तक जा रहा है। तो ये डाइवर्सिफाइड हो गया रीजन। तो मुख्तलिफ इलाके ज़मीन में डिस्ट्रीब्यूशन हुई। ये ज़मीन पर इतनी एनर्जेटिक्स हैं, ये ज़मीन पर हर जगह पे रह सकते हैं। तो ये ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी कहलाती है। और याद रखिएगा, कोई जानवर आपको मिले ना मिले, सर्द से सर्द इलाके में, गर्म से गर्म इलाके में, मैमल्स और परिंदे आपको, बर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे। क्यों? दोनों एंडोथर्मी है और दोनों ने अडॉप्टेशन की। क्या क्या अडॉप्टेशन की? पहला तो इन्होंने मेटाबॉलिक रेट हाइट किया, रेट इन्होंने हाई, एनर्जी इनको हर वक्त मौजूद है। जब तक सुई, घड़ी की सुई घूम रही है 24 घंटे, हर दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 7 दिन में, हर दिन में 24 घंटे, तो इनको एनर्जी मिलती रहेगी। इसी वजह से एनर्जेटिक हो गए। एनर्जेटिक हुए तो इन्होंने अडॉप्टेशन कर ली। अडॉप्टेशन की तो उसी ने मदद की कि मुख्तलिफ इलाकों में बिखर जाएं, मुख्तलिफ इकसाम के जानवर बन गए बड़े पैमाने पर, दुनिया में मैमल, दुनिया में बर्ड, हर जगह पर। और इसलिए वो तकसीम हो गए ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों में, जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। इसे कहते हैं हम ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने समझना है। उसके बाद अब आ जाते हैं एंडोथर्मिक रेगुलेशंस। ये जो एंडोथर्मिक होते हैं, ये रेगुलेशन कैसे करते हैं? ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करते हैं? क्योंकि जानवर ठंडे इलाके में भी रहते हैं, जानवर गर्म इलाके में भी रहते हैं, मैमल्स और बर्ड्स, हम मैमल्स की बात कर रहे हैं। तो अब उन्होंने इन दोनों माहौल में रहने के लिए क्या क्या अडॉप्टेशंस की हैं वो देख लेते हैं। अब इन बातों का 2 चीज़ों पर इन्हसार होगा। एक तो चीज़ देखनी पड़ेगी मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। एंडोथर्मिक रेगुलेशंस के लिए जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, जो 36, 38 पर, और अडॉप्टेशन करते हैं बाहर, बेशक माइनस में हो, बेशक 50 पे चल जाए टेम्परेचर, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर एंडोथर्मिक का 36 to 38 रहेगा। तो सबसे पहले उन्होंने हीट प्रोड्यूस करवानी है मेटाबॉलिक से, हीट गेन, हीट लॉस को बैलेंस करना है।
कि जो हीट लॉस हुई है उसको हीट गेन करके बैलेंस भी करना है और बॉडी के टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में रखना है, इधर से नहीं हटने देना। तो सबसे पहले हम स्ट्रैटेजीज तरीकेकार देखते हैं कोल्ड इन्वायरमेंट में, ठंडे इलाके में, कि जो मैमल ठंडे इलाके में रहते हैं उन्होंने क्या क्या तरीकेकार इख्तियार कर ली हैं उस जगह पर रहने के लिए, क्योंकि दे आर हाईली एनर्जेटिक्स और हाईली मेटाबॉलिक रेट है इनके अंदर, ये हमने एंडोथर्मी में अभी पढ़ा। तो सबसे पहले कोल्ड इन्वायरमेंट में पढ़ लेते हैं, ठंडे इलाके में जहां पर टेम्परेचर माइनस में चले जाता है, वहां पर ये कैसे रहते हैं, कौन कौन सी अडॉप्टेशन की हुई है। अब सबसे पहले मसला देखते हैं, ठंडे इलाके का मसला क्या है। कोल्ड इन्वायरमेंट में बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बाहर टेम्परेचर जो है 37 से 38 से कम होता जा रहा है, 5 पर चला गया, 10 से 5, 5 से 0, फिर माइनस में आ गया, -5, इस तरह कम होता जा रहा है टेम्परेचर, 36 से 38 से नीचे जा रहा है टेम्परेचर। तो सबसे पहली तरीका कि इनके बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होगा तो इन्होंने अडॉप्टेशंस करनी है, क्योंकि हीट को लॉस नहीं होने देना, क्योंकि डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, हीट लॉस हो रही है बॉडी से, वो नहीं होने देना। दूसरा, तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इज टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। एक तो इन्होंने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना है कैसे, नंबर 1 हीट प्रोडक्शन करके, और दूसरा उस हीट को बचाना भी है। दो बातें बताई जा रही हैं यहां पर कि कोल्ड इन्वायरमेंट में रहने वालों का प्रॉब्लम है कि वहां पर टेम्परेचर नीचे गिरता है बॉडी का, क्योंकि माहौल में बहुत ज़्यादा सर्दी है, जिसके लिए उनको ये चाहिए कि वो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएं, हीट प्रोडक्शन करें और हीट को महफूज भी करें। अब वो तरीके पढ़ते हैं हम, कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हीट प्रोडक्शन मैकेनिज्म कौन सा है, कि हीट को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है जब टेम्परेचर बॉडी से बहुत कम हो रहा है। सबसे पहला हीट प्रोडक्शन मैकेनिज्म का शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग कहते हैं कपकपी, कपकपाना। जैसे हमें सर्दी लगती है तो हम कपकपी तारी हो जाती है हमारे ऊपर। शिवरिंग थर्मो कहते हैं हीट को, जिनेसिस कहते हैं प्रोडक्शन को, प्रोड्यूस को। तो कपकपी की वजह से हीट को प्रोड्यूस करना, उसे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। उसको पढ़ लेते हैं कि कपकपी होगी कैसे। मिसाल के तौर पर एक एनिमल 38 से 36 से 38 इन्वायरमेंट में अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, लेकिन वहां पे टेम्परेचर जो डाउन जा रहा है 10 पर आ गया और 5 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। अब उसकी बॉडी में शिवरिंग पैदा हो जाएगी, कपकपी तारी होगी। द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, जो हीट प्रोडक्शन है उसकी शर्रा बढ़ जाएगी बाय इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कपकपी तारी खुद करवाई गई है बॉडी ने ताकि हीट प्रोड्यूस हो। आप सब जानते हैं मसल के कॉन्ट्रैक्शन और मसल के रिलैक्सेशन में एनर्जी हासिल होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। अब हीट को या तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के जरिए प्रोड्यूस करवा ले कपकपी तारी करके, या मूवमेंट करके। जैसे हम कहते हैं कि थोड़ी सी रनिंग कर लें, एक्सरसाइज कर लें, भाग लें तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो मूवमेंट से हीट प्रोड्यूस हो जाती है। या तो जिस्म में कपकपी तारी हो गई, मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो गए, एटीपी इस्तेमाल होगी या एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी हमें हासिल भी होगी। और या मूवमेंट कर लें, मूवमेंट करेंगे हम तो हीट प्रोड्यूस होगी। शिवरिंग, सो कॉल्ड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। कपकपी तारी हो जाएगी या मूवमेंट से हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उसको हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि मसल की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि मसल शिवर करते हैं, मसल में कपकपी तारी होती है, बॉडी खुद करवाती है हीट को प्रोड्यूस करवाने के लिए। अब हम देख लेते हैं कोई और भी तरीके हैं हीट को प्रोड्यूस करवाने के। तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, नॉन का मतलब मसल इन्वॉल्व नहीं है, अब कपकपी तारी नहीं होगी, अब हीट को प्रोड्यूस किसी और तरीके से करवाना है।
द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, जो हीट प्रोडक्शन है वो करवाना शुरू हो जाएंगे, शुरू हो जाना हार्मोन्स। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स हैं, लेकिन जो हार्मोन हीट प्रोडक्शन करवाएगा वो थायराइड हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड है। ये थायराइड ग्लैंड कैसे हीट प्रोड्यूस करवाएगा? ये मसल को शिवर तो नहीं करेगा, कपकपी तारी तो नहीं करवाएगा। ये बेसिकली थायराइड ग्लैंड हार्मोन ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। बढ़ेगा तो ग्लूकोज टूटेगा तो हमें एनर्जी हासिल होगी और हीट हासिल होगी। तो एक तो ये भी तरीका है बगैर कपकपी से हार्मोन्स की मदद से हीट को प्रोड्यूस करवाना। और दूसरा तरीका है हीट को प्रोड्यूस करवाने का ब्राउन फैट। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है, फैट के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन यहां पे लफ्ज यूज हुआ ब्राउन फैट। फैट्स को अगर अकेले को देखा जाए तो दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। बिगेस्ट लफ्ज यूज किया मैंने, सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत बड़ा जरिया है एनर्जी का, जो फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है। लेकिन यह ब्राउन फैट क्यों कहा जा रहा है? देखें, जो मैमल्स पैदा होते हैं उनके बच्चे होते हैं, जैसे इंसान का बच्चा है, जानवर का बच्चा है, जो मैमल्स हैं खास तौर पर, उनमें यह ब्राउन फैट होती है। बच्चों को अक्सर देखें हम, उन्हें सर्दी नहीं लगती। सम मैमल्स पोसेस ब्राउन फैट्स, एडिपोज टिश्यू, फैट डिपॉजिट टिश्यू कहते हैं इसको, फैट डिपॉजिट, इसमें फैट जमा है, विच इज स्पेशलाइज फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन। और ये इस तरह डिजाइन हुए हैं, ये फौरन हीट प्रोड्यूस कर देते हैं। कैसे, ये हमने समझना है थोड़ा सा। देखें, ब्राउन फैट में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं साइटोक्रोम। साइटोक्रोम ब्राउन कलर का होता है, इस वजह से इस फैट का कलर ब्राउन होता है। और याद रखिएगा, ब्राउन फैट एक अनस्टेबल है, अनस्टेबल फैट है। जैसे ही जो मैमल्स होते हैं, और ये बता दूं मैं कहां कहां पे मौजूद होते हैं, ब्राउन फैट बेसिकली शोल्डर रीजन में और रिब्स में मौजूद होता है, वाइटल ऑर्गन में, ताकि जल्दी एनर्जी हीट प्रोड्यूस करवा सके। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता है इन्वायरमेंट में, यानी कि बॉडी से कम होता जाता है, तो फौरन ब्राउन फैट की ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से, क्योंकि अनस्टेबल है, ये फौरन टूट जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है और एनर्जी देता है, और लार्ज अमाउंट में ये हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये एक तरीका है ब्राउन फैट के जरिए हीट को प्रोड्यूस करवाने का। तो ये मैंने आपको कुछ तफसील से पढ़ाया ब्राउन फैट, ताकि आपके जहन में ब्राउन फैट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए आपको। तो ये है ब्राउन फैट्स के बारे में। तो ये हीट प्रोडक्शन के हमने 3 तरीके देखे। एक मसल जो कपकपी तारी हो जाती है, मसल शिवर करने लग जाता है शिवरिंग की वजह से, और हार्मोन्स की वजह से, और ब्राउन फैट की वजह से। अब एनर्जी को महफूज करने के तरीके, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसे महफूज कैसे किया जाए, क्योंकि हमने कहा था कि स्ट्रैटेजी कोल्ड इन्वायरमेंट में 2 तरीके के जरिए आपने अपनानी है। एक तो आपने हीट को प्रोड्यूस करना है, और दूसरे उस हीट को बचाना भी है। अब हीट को तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बचाएं कैसे? क्योंकि सर्दी है बाहर बहुत ज़्यादा, तो हीट तो बॉडी से फौरन निकल जाएगी जो भी बनेगी, क्योंकि ठंडी हवा हमारी स्किन को लगती है, आकर हीट निकल जाती है बॉडी से। तो हम बचाएं कैसे? नंबर 1, एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिज्म। मैमल्स हैव वेरियस अडॉप्टेशन दैट रेगुलेट हीट एक्सचेंज। रेगुलेट का मतलब मेंटेन हीट एक्सचेंज विद इन्वायरमेंट। इन्होंने बड़ी जबरदस्त अडॉप्टेशन कर ली है मुख्तलिफ तरीकों की, कि ये एक्सचेंज कर सकें अपने बॉडी के हीट को इन्वायरमेंट के साथ। किस तरह? नंबर 1, और मेंटेन कर रहे हैं। अब मेंटेन कैसे करेंगे? एक लफ्ज है वेजो कंस्ट्रिक्शन। याद रखिएगा, वेजो लफ्ज जो है, ये वेसो कंस्ट्रिक्शन, ये वेसल से निकला है, ब्लड कैपिलरीज से निकला है,
और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है सुकड़ना। यानी कि जो स्किन पर सुपर से स्किन है, जिस स्किन के सुपर सरफेस पर जो सुपरफिशियल कैपिलरीज होंगी वो सुकड़ जाएंगी। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि सिकुड़ेंगी तो डायमीटर कम होगा, डायमीटर कम होगा तो ब्लड कम आएगा, ब्लड कम आएगा तो हीट बॉडी से कम निकलेगी। दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। वैसोकंस्ट्रिक्शन कंट्रीब्यूट टू रीजनल टेम्परेचर। रीजनल टेम्परेचर का मतलब खास इलाके का टेम्परेचर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है उस इलाके का। हम कोल्ड इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं तो वहां वैसोकंस्ट्रिक्शन ज्यादा होगी। डिफरेंस विद इन एनिमल्स, और वो एनिमल के साथ डिफर होगा क्योंकि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर समझ लें 10 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड और बॉडी का टेम्परेचर 37 है। ये तो बहुत ज्यादा, 27 सेल्सियस जो है वो कम है, तो बॉडी तो हीट लॉस कर देगी सारी, तो बचाया कैसे जाए। इफ बॉडी लॉसेस मोर हीट, अगर जिस्म ऐसे तमाम हीट को खो देगा, देन इट्स प्रोडक्शन, और वो बना नहीं पा रहा है हीट को बल्कि रिलीज होती जा रही है क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट बहुत कोल्ड है, द ब्लड सप्लाई टू स्किन इज रिड्यूस, तो फिर एक ही हल होगा, और ये फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन में आती है कि भाई जो अपर सरफेस है, स्किन है, वहां पर ब्लड ना भेजो क्योंकि ब्लड इनका गर्म होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल है मैमल्स। तो जब ब्लड स्किन पर नहीं जाएगा तो हीट भी नहीं जाएगी, जब हीट नहीं जाएगी तो हीट बॉडी से निकलेगी नहीं। In this case, capillaries of the skin constrict, सुकड़, जो स्किन कैपिलरीज पर होती है वो सुकड़ जाती हैं। इट इज नोन एज द वैसोकंस्ट्रिक्शन, इसे वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। अब कैसे, जैसे ये एक स्किन है, ये अपर सरफेस है, ये स्किन है के नीचे कैपिलरीज है, कैपिलरीज के डायमीटर को कम कर दिया। देखिए आपके सामने, ये मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। पहले कैसी थी कैपिलरी स्किन के नीचे, अब कैसे हैं, कम होगी। ये इन्वायरमेंट है, यहां 10 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे 37। जो हीट बॉडी के सरफेस पे जाएगी क्योंकि खून कम जाएगा नालियों में, वो ही वापस आ जाएगी, जो जाएगी स्किन के बाद वापस आ जाएगी। इस तरह बॉडी की हीट अंदर ही रहेगी, बाहर लॉस नहीं हो सकेगी। इसे कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन, खून की नालियों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेना, सुकड़ा लेना, जिससे ब्लड फ्लो स्किन पर नहीं जाएगा, स्किन पे नहीं जाएगा तो हीट बॉडी से नहीं निकलेगी और हीट अंदर ही रहेगी। इसे वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ह्यूमंस का देख लेते हैं। ह्यूमन मोस्टली रिलाई ऑन द लेयर ऑफ द फैट जस्ट बिनेथ द स्किन एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल अगेंस्ट हीट लॉस। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, जिसको हमने स्ट्रक्चर्ड अडॉप्टेशन में पढ़ा है कि जो सबडर्मल है, स्किन के नीचे एक लेयर होती है जिसे जो फैट पर मुश्तमिल होती है, यानी कि ये एक स्किन है ह्यूमन की, इसके नीचे एक फैट की लेयर, इसे सबडर्मल लेयर कह रहे हैं। ये इंसुलेटर का काम करते हैं, जो हीट बॉडी से अपर सरफेस पर आती है स्किन पर, वो वापस मुड़ जाती है, बॉडी के अंदर चले जाती है, जो आती है वो दोबारा बॉडी के अंदर चली जाती है। इस तरह हीट लॉस नहीं होती। तो ये इंसुलेटिंग का काम करती है, यानी कि हरारत को जिस्म से बाहर निकलने ना देना, इसे हम इंसुलेटिंग कहते हैं। अब है ऑन अ कूल डे, ह्यूमंस के बारे में बताया जा रहा है। ऑन अ कूल डे ह्यूमन टेम्परेचर सेवरल डिग्री लोअर इन द आर्म्स एंड द लेग्स में। अब ये बात समझने वाली है, जब मौसम बहुत ज्यादा या दिन बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जो ह्यूमंस का टेम्परेचर है वो कई गुना ज्यादा कम हो जाता है। किन जगहों पर, बाजुओं में और टांगों में। अब ये बात आपने भी एक्सपीरियंस की हुई है कि जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, हमारे हाथ और टांगे पांव जो है बहुत ज्यादा यक ठंडी हो जाती हैं, लेकिन हमारा ट्रंक, सर से लेकर धड़ जो हमारा है, इसका बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहता है, और हाथ पांव इतने ठंडे हो जाते हैं कि ऐसे लगता है जैसे टेम्परेचर 30 से भी नीचे चला गया, बिलो हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी ने हैंड्स और लेग्स की थर्मो रेगुलेशन नहीं की, टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, लेकिन यहां पर एक बात आपको समझाई जा रही है कि बॉडी तरजीह किसको दे रही है, बॉडी इंपॉर्टेंस किसको दे रही है।
इंपॉर्टेंस वाइटल ऑर्गन को दे रही है, क्योंकि ट्रंक में वाइटल ऑर्गन पड़े, आपके लीवर है, हार्ट है, पेनक्रियाज है, स्टोमक है, किडनी है, ये आपके सारे लंग्स, ये जो आपके वाइटल ऑर्गन है ये कहां पर है, ये आपके ट्रंक में मौजूद है। तो ब्रेन और ट्रंक आपका महफूज किया जाता है, तरजीह दी जाती है उसको ज्यादा, क्योंकि हाथ कट जाएं, टांगे कट जाएं तो इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर सर्दी ज्यादा होने से हीट बॉडी से लूज हो जाए और हार्ट काम करना छोड़ दे तो सारी बॉडी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए यहां पे तरजीह दी जा रही है, फोकियत दी जा रही है आर्म्स और लेग्स के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा ठंडा करके और ट्रंक के टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ 37 पर। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल समझा दूं, जैसे अगर कोई सदर एक मूव कर रहा हो वीआईपी प्रोटोकॉल में, तो खुदा न खासा उसके ऊपर हमला हो जाता है, तो उसके इधर गार्ड्स होते हैं, वो भी इंसान है, सदर गार्ड्स भी इंसान है, लेकिन उस वक्त अहमियत किसकी होती है, बचाना किसको है? तो गार्ड्स शहीद हो जाते हैं, गार्ड्स मर जाते हैं और सदर को बचा लिया जाता है, क्योंकि जो अहमियत है, प्रायोरिटी है, वो किसकी ज्यादा है यहां पर, वो सदर की ज्यादा है। अब इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको डंडा मारे, सर पर डंडा मारने लगे, तो आप अपना हाथ आगे ले आते हैं, तो इसका मतलब आपने फोकियत दी, क्योंकि डंडा सर पे लगने से सर को चोट पहुंच सकती है और नुकसान ज्यादा हो सकता है, हाथ पे लगने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह मतलब बॉडी फोकियत देती है, तरजीह देती है कि किस बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है और किधर कहां से टेम्परेचर को कम करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाजुओं में और टांगों में बॉडी हीट रेगुलेशन नहीं होती, सब कुछ होता है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है फोकियत देने का, क्योंकि कंडीशन क्या है, कूल डे है। तो ये थोड़ा सा आपको समझाना था। उसके बाद ब्लबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ब्लबर क्या है? देखें जी, मैरीन मैमल्स, जो समंदर में रहने वाले मैमल्स हैं, जैसे कि सील है, वेल है, इनहेबिट मच कोल्डर वाटर। इनहेबिट का मतलब रहते हैं, रिहाइश, मच कोल्डर वाटर, बहुत ठंडे पानी में रहते हैं, शदीद ठंडे पानी में रहते हैं। अब इनके बॉडी का टेम्परेचर कितना है? शदीद का मतलब माइनस, कि बाहर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कितना है? -5 मिसाल के तौर पर। अब ये जानवर -5 वाले इलाके में रहते हैं, पानी में रहते हैं जो बहुत ठंडा है, तो इनके तो जिस्म से फौरन हीट निकल जाए तो मर जाएंगे। लेकिन इन्होंने अडॉप्टेशन कर ली है। अडॉप्टेशन क्या की? देन देयर बॉडी टेम्परेचर, इनके बॉडी के टेम्परेचर से बहुत कम होता है टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया, हैव थिक लेयर ऑफ द इंसुलेटिंग फैट। इनके ये स्किन है, ये पानी है जो बहुत यक ठंडा है, जहां पर टेम्परेचर -5 है। अब यहां पर ब्लॉक्स के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं फैट्स के, इसके स्किन के नीचे फैट्स के ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। जब आप इसे काटें तो चर्बी चर्बी निकलेगी इसमें से, तो जो हीट सरफेस पर आती है वो दोबारा मुड़ जाती है, जो हीट सरफेस पर आती है वो दोबारा जिस्म के अंदर चली जाती है, जो हीट सरफेस पर आती है ब्लड के जरिए वो दोबारा नीचे चली आती है। तो इसलिए ये इंसुलेटर का काम कर रही है यहां पर फैट, जो हीट को बॉडी के अंदर ही रख रही है, हीट को निकलने नहीं दे रही, बाहर वाले टेम्परेचर को बाहर ही रख रही है। तो इन्होंने ये अडॉप्टेशन कर लिया, ब्लबर बना लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लबर जस्ट बिना द स्किन के नीचे होता है, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया। इसके बाद रेसिंग देयर फर, रोंगटे खड़े हो जाना, जिसे हम कहते हैं मिसाल के तौर पर, कई आपने मैमल्स देखे हैं वो अपने बालों को खड़े कर लेते हैं, फर। अब रेसिंग फर, अपने फर को खड़े कर लेना। मोस्ट लैंड मैमल रिस्पॉन्ड टू कोल्ड बाय रेसिंग देयर फर, अपने बालों को खड़े कर लेना। बकरी हो गई, ये जो जितने भी मैमल्स हैं जो लैंड मैमल्स हैं, ये अपने बिल्ली होगी जैसे अपने बालों को यूं खड़ा कर लेती है, देयर बाय ट्रैपिंग द थिकर लेयर ऑफ द स्टिल नॉन मूविंग एयर एंड इट एक्ट एज अ गुड इंसुलेटर बिटवीन एनिमल स्किन एंड द सराउंडिंग।
जब ये अपने बालों को ऐसे खड़ा करेंगी तो हवा इनके जिस्म के अंदर जाएगी। लिखा हुआ है देयर फर्स, अपने बालों को खड़ा करेंगी, रोंगटे जैसे खड़े हो जाना, ट्रैपिंग देयर, ठीक, क्योंकि सर्दी ज्यादा है, इन्होंने अपने बालों को खड़ा कर दिया। थिकर लेयर ऑफ दी स्टिल, जो थिकर लेयर स्टिल नॉन मूविंग, अंदर वाली लेयर मूविंग नहीं करेगी क्योंकि अंदर हीट इनकी 37 है। तो ये क्या करेंगी, अपने फर्श जो खड़े करेंगे, हवा इनके फर्श के अंदर जाएगी एंड इट एक्ट एज अ गुड, और ये अपने फर्श को दोबारा क्लोज कर लेंगे, बंद कर लेंगे, और हीट को और हवा को ट्रैप कर लेंगी, और जो हवा इन्होंने ट्रैप की वो गर्म हो जाएगी क्योंकि वो एंडोथर्मिक है। इस तरह ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे। जो बॉडी में हीट है और जो परों में हीट इन्होंने महफूज की है, या बालों में हीट जो बालों में इन्होंने स्किन के जरिए जो है खड़े करके बालों को महफूज किया, ट्रैप करके एयर को, तो ये थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगी। उसके बाद ये तो हमने कोल्ड इन्वायरमेंट की स्ट्रैटेजीज पढ़ी है। मैं एक दफा दोबारा आपको सरसरी तौर पर थोड़ा सा बता दूं कि हमने कौन कौन सी स्ट्रैटेजी पढ़ी है, उसके बाद हम वार्म इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोल्ड इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्या है, हीट लॉस हो सकती है क्योंकि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है, हीट को प्रोड्यूस भी करना, महफूज भी करना है। सबसे पहले हीट प्रोडक्शन मैकेनिज्म किया, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस करवाई मसल के जरिए, मूवमेंट के जरिए। नॉन शिवरिंग मसल को अब इन्वॉल्व नहीं किया बल्कि हार्मोन को इन्वॉल्व किया, उसने ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया, हीट मिली। ब्राउन फैट्स को ऑक्सीडाइज किया, ब्राउन फैट अनस्टेबल और टूटी, एनर्जी मिली। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे किया इन्होंने, अडॉप्टेशन क्या की, वेजो कंस्ट्रक्शन की, सब फैटी लेयर बनाई या सब डर्मल लेयर फैट की बनाई। कूल डे में ह्यूमंस ने क्या, बॉडी ने क्या अडॉप्टेशन की, ब्लबर क्या चीज है, रेसिंग ऑफ फर, ये सारी अडॉप्टेशन बॉडी के टेम्परेचर को 37 पर रखने के लिए की गई हैं क्योंकि बाहर टेम्परेचर जो है वो 37 से नीचे है। ओके, अब इसके बाद स्ट्रैटेजी इन वार्म इन्वायरमेंट। अब ये वो इन्वायरमेंट है जहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर बॉडी का 37, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर 40, 45, 50 तक आगे की तरफ जा रहा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बॉडी के अंदर जाएगी, तो उस हीट को निकालें कैसे, क्योंकि एक तो हीट मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बन रही है, एक हीट इन्वायरमेंट से बॉडी के अंदर जा रही है, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी हीट। तो इंजाइम तो 37 पे काम करते हैं, तो वो तो डिनेचर हो जाएंगे। अब उस हीट को जो ज्यादा बॉडी के अंदर बन गई उसको निकाले कैसे, इन्वायरमेंट से भी आ रही है वो। सबसे पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है तरीके बना लिए हैं, अपना लिए हैं वार्म इन्वायरमेंट में रहने के लिए, थर्मो रेगुलेशन कर रहे हैं वार्म इन्वायरमेंट में। तो सबसे पहले जो थर्मो रेगुलेशन इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम पहले देखते हैं। इन वार्म इन्वायरमेंट द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। आप कहें सर कैसे होगा इंक्रीज, क्योंकि बॉडी का अपना टेम्परेचर कितना है 37, इन्वायरमेंट में कितना है 45, तो हीट कहाँ आ रही है बॉडी के अंदर, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो ये मसला है। अब इस मसले को हल कैसे करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, करना क्या है, डेसिपेट लॉस, हीट को निकालो। एक्सेस हीट, एक तो हीट को भी निकालना है और रेगुलेट भी करना है, यानी कि 37 पे भी रखना है बॉडी के टेम्परेचर को। तो ये वार्म इन्वायरमेंट में। अब स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या अपनाई है। सबसे पहले मैरीन मैमल्स, जो गर्म समुद्री पानी में रहते हैं मैमल्स, मैरीन मैमल डिस्पोज ऑफ, जाया करना, लॉस करना एक्सेस हीट, ज्यादा हीट को इनटू वार्म सी, गर्म पानी में, बाय लार्ज नंबर ऑफ द ब्लड वेसल इन द आउट लेयर ऑफ द स्किन। यहां भी स्किन रोल प्ले कर रही है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हीट डेसिपेट जाया हो रही है, जिसको निकाला जा रहा है स्किन के सरफेस से, उसे वेजो डायलेशन कहते हैं। वेसल का डायमीटर बढ़ा देना। ये स्किन है, स्किन पर पहले डायमीटर है इतना ब्लड कैपिलरीज का, अब डायमीटर क्या है, बढ़ा दिया गया। तो ज्यादा से ज्यादा हीट को स्किन से
बाहर निकाला जाएगा, बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, ताकि बॉडी का टेम्परेचर 37, क्योंकि बाहर से टेम्परेचर दाखिल हो रहा है जो कि 45 है, और हीट को निकाला जा रहा है बाहर ज़्यादा। कैसे? खून की नालियों को स्किन पर लाकर फैला दिया गया, उनका डायमीटर बढ़ा दिया है। डायमीटर बढ़ेगा, ज़्यादा खून आएगा, ज़्यादा खून आएगा, खून गर्म है क्योंकि मैमल्स हैं, एंडोथर्मिक है। खून गर्म है तो हीट बॉडी से बाहर निकलेगी, स्किन के ज़रिए बाहर निकलेगी, और वाटर गुड, आपको पता है कि एक हीट स्टेबलाइजर है, वो जल्दी इसको अडॉप्ट कर लेगा। तो एक तो ये अडॉप्टेशन कर ली इन्होंने, वेजो डायलेशन, अपने कैपिलरीज को स्किन पर लाकर उसके डायमीटर को बढ़ा दिया ताकि ब्लड ज़्यादा आए, हीट ज़्यादा निकले। नंबर 2, जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं, जो खुश्की पर रहने वाले मैमल्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में रहता होगा, कोई नॉर्मल इलाके में रहता होगा। अब सबसे पहले उन्होंने क्या? एवेपोरेटिंग कूलिंग की। हीट को कैसे निकाला? स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी, स्वेटिंग एंड द एवेपोरेटिंग कूलिंग इज वन ऑफ द मेजर टेम्परेचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटेजीज है। अब सबसे बड़ा जो तरीकाकार है तो बॉडी के टेम्परेचर को 37 पे लाने के लिए, वो ये है कि स्वेटिंग की जाए। स्वेटिंग से हीट ज्यादा से ज्यादा निकलेगी और कूलिंग आएगी, बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलेंगे और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और रेगुलेशन होती रहेगी। दैट इज द सेकंड अडॉप्टेशन इन द वार्म इन्वायरमेंट। उसके बाद पेंटिंग, ये आपको पहले ही बता चुका हूं। दैट इज द ओनली अडॉप्टेशन ऑफ डॉग्स। इन्होंने अपने लंग्स को इस तरह मॉडिफाइड कर लिया है, एवेपोरेटिंग कूलिंग, ताकि इनके जो सांस की नालियां हैं वो ठंडी रहती हैं इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन द नोन एज, क्योंकि ये छोटे छोटे सांस लेते हैं जिन्हें पैंटिंग कहते हैं, शॉर्ट ब्रीदिंग। छोटे छोटे सांस लेते हैं जुबान को बाहर निकाल कर और हीट को बाहर निकालते हैं ज्यादा, क्योंकि इनके अंदर स्वेट ग्लैंड तो होते नहीं, स्किन के ऊपर बाल होते हैं सारे, तो स्वेट ग्लैंड तो है नहीं, तो हीट को कैसे निकालें? पसीना तो नहीं आएगा अब इनको, तो ये क्या करेंगे? ये जुबान को बाहर निकाल देंगे और छोटे छोटे सांस लेंगे तेजी के साथ और सारी हीट को बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो एक तरीका इनके अंदर ये है, ये एवेपोरेटिंग कूलिंग करता है इनको। और एक लास्ट है सलाइवा एंड यूरिन। बैट्स, चमगादड़ें यूज सलाइवा एंड यूरिन फॉर एवेपोरेटिंग कूलिंग। अब चमगादड़ें अपनी सारी बॉडी की हीट को, जो इनकी बॉडी में हीट ज्यादा हो गई है, क्योंकि बैट मैमल्स के अंदर आती है जिसका टेम्परेचर 37 रहना बहुत जरूरी है। अब ये 37 से ज्यादा टेम्परेचर को बॉडी से कैसे निकालें? वो ज्यादा से ज्यादा हीट को सलाइवा में डाल देती हैं और सलाइवा को बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। ये ज्यादा से ज्यादा हीट यूरिन में ट्रांसफर कर देती हैं और इसलिए यूरिन क्या होती है? बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे इनको एवेपोरेटिंग कूलिंग मिलती है। तो ये तरीका भी है इनके अंदर, अपने ऊपर स्प्रे करने का भी तरीका है यूरिन को, लेकिन ये तरीका नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन और सलाइवा में हीट को ट्रांसफ़र करके उसको बॉडी से एलिमिनेट, दैट इज़ अ वे ऑफ एवेपोरेटिंग कूलिंग। तो ये हमारे पास स्ट्रेटजीज है वार्म इन्वायरमेंट में। तो ये हमने वार्म इन्वायरमेंट में पढ़ी। मैंने पहले आपको बताया वार्म इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इन्वायरमेंट में, रिक्वायरमेंट क्या है कि हीट को लॉस करना है, ज़्यादा हीट को और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। मैरीन इन्वायरमेंट में वेजो डायलेशन कर ली है। उसके बाद टेरेस्ट्रियल मैमल ने एवेपोरेटिंग कूलिंग की है, पेंटिंग की है और सलाइवा और यूरिन के ज़रिए बॉडी की हीट को बाहर निकाला ज़्यादा को और बॉडी के टेम्परेचर को 37 पे मेंटेन किया है। ये सवाल काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वरना ये हमारा लास्ट लेक्चर होना था इस टॉपिक का, वरना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था लेक्चर। इसलिए छोटा सा टॉपिक एक रह गया हमारा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और वो हमारा चैप्टर नंबर 15 का लास्ट लेक्चर होगा। अब तक के लिए इतनी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।